नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल पीक पर चल रहा है। पीक यानी कि बस कुछ आखिरी दिन चुनाव के चल रहे हैं और इसी के ठीक पहले लोकपोल का एक सर्वे आया है और उस लोकपोल के सर्वे ने बताया है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 151 सीटों से लेकर 162 सीटें मिल सकती हैं। जहां तक महायुति का सवाल है, 115 से 128 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके के पूरे मुद्दे इस महाराष्ट्र चुनाव में उठे हैं, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे कटोगे बटोगे को लेकर हो, हम एक हैं तो सेफ हैं, इस तरीके का नैरेटिव इस चुनाव में खड़ा हुआ है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कांटे की टक्कर हो और बीजेपी इस जीते हुए चुनाव को बिल्कुल हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जबड़े से निकाल ले, ये सबको डर है। लेकिन जो बढ़त मिलती हुई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को दिख रही है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे जी जुड़ रहे हैं, जिनको आपने यूपी में तो देखा ही है, लेकिन इस समय वो बॉम्बे में उनकी ड्यूटी लगी है और पूरे महाराष्ट्र चुनाव को वो कांग्रेस के तरफ से वो पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पूरे इस चुनाव को इस समय मुंबई में है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे पुनः एक बार संपर्क करके संवाद करने के लिए। यू आर ऑलवेज वेलकम सर, यू आर ऑलवेज वेलकम। और मुझे खुशी इस चीज की कि आपके जितने भी इंटरव्यूज हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर और जिस बेबाकी से आप इसे रखती हैं, मुझे खुशी है कि अभी भी जर्नलिज्म का वो मूल्य हमारे आपने कायम रखा है। उसके लिए मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, योर वर्ड्स मीन अ लॉट। और मेरा पहला सवाल है सर, वो यही है कि जो अभी महाराष्ट्र के चुनाव की जो तैयारी है, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो हमने हरियाणा में देखा था, और वही डर है सबको, क्योंकि जो सीटों का फासला जो लोकपोल का सर्वे बता रहा है, वो लगभग 151 से 162 सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये हालांकि प्री पोल सर्वे है और बहुत सारी चीजें बदल जाती है। और महायुति को 115 से 128। तो बीजेपी जिस तरीके का लास्ट मिनट खेल करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और जो महायुति है उसको एक एज मिल जाए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कंपैरिजन में? नीलू जी, एक चीज मैं बहुत जैसा आपने बहुत अच्छे से उसे रखा, इस पोल सर्वे के जो नतीजे हैं या लोगों का जो रुझान है, ये एक बहुत हम लोगों के लिए मायने रखता है और उससे निश्चित रूप से हमें एक मॉरल बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। एक चीज मैं जमीनी स्तर पर आपको बता दूं, क्योंकि मैं अभी इस समय में महाराष्ट्र के हमारा जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है और 288 विधानसभाओं से मेरा सीधा संपर्क बना हुआ है और मैं महसूस कर सकता हूं कि इन विधानसभा क्षेत्रों में किस प्रकार की लोगों की सोच और मानसिकता है। एक चीज तो मैं स्पष्ट बता दूं कि महाराष्ट्र में इस समय बेसब्री से एक बदलाव का माहौल है। जनता आज की वर्तमान युति सरकार को बदलना चाहती है। जिस प्रकार का कार्यकलाप पिछले 2 वर्षों से 1.5 वर्षों से वो लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये एक बहुत ही दुखदाई और चिंताजनक है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की के स्वाभिमान को, महाराष्ट्र की जो गरिमा जो हमेशा देश के सभी राज्यों में अग्रिम माना जाता था, और साथ ही साथ यहाँ की राजनीतिक मूल्य भी मैं समझता हूँ कि काफी हम लोग उसके गर्व करते थे कि एक हाई स्टैंडर्ड के मॉरल्स और उस पर हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता जहाँ एक तरफ कुशासन को महसूस कर रही है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में एक बहुत ही निराशाजनक भविष्य उन्हें इस सरकार के नेतृत्व में नजर आता है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे यहाँ का युवा हो, चाहे यहाँ के छोटे छोटे उद्योगपति हों,
या हमारे यहाँ के जो विकास के कार्य हैं वो जिस प्रकार से ठप पड़े हुए हैं, ये सब एक बहुत चिंता का विषय है। और इन सभी चीज़ों को लेकर मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में एक बदलाव का माहौल है और बदलाव होकर रहेगा। लेकिन और उसी का अविनाश जी नतीजा है कि आपने देखा कि जो पोल में है, तो कोई हाँ, गलत नहीं है। संकेत स्पष्ट है कि बदलाव होने जा रहा है और बड़ी मार्जिन से होने जा रहा है। लेकिन अविनाश जी जो डर है, अब इसी तरीके का संकेत, इसी तरीके का माहौल हरियाणा में भी दिख रहा था और हरियाणा में सबको लग रहा था कि किसान, पहलवान, जवान सब लोग बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सरकार अंत में उन्हीं की बन गई। इसीलिए मैंने वो सवाल किया कि ये जो लास्ट मिनट माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करती है, इसको हरियाणा से सबक लेते हुए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तैयारी किस तरीके की है? क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट बीजेपी के साथ नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन जो हरियाणा में खेल हुआ है लास्ट लेग में, उसी का डर है और उसके लिए क्या तैयारी है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी रणनीति को साझा करें, लेकिन किस तरीके की तैयारी है कि हरियाणा से क्या सबक लिया है और आज महाराष्ट्र विकास अघाड़ी उस चीज को प्रिवेंट कैसे करेगी? निश्चित रूप से आपने हरियाणा का ज़िक्र किया, हमारे अपेक्षित नतीजे नहीं आए, उससे हमें मायूसी हाथ लगी, दो मत इसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र से हमने हरियाणा से हमने सबक भी लिया और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि जिस माइक्रो मैनेजमेंट का आप जिक्र कर रही हैं, बहुत ही एक सम्मानजनक शब्दावली के रूप में आपने उसे रखा। लेकिन आज आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सभी जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सबको छोड़कर चुनाव की पूरी सरकार और पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन बनकर रह गई है। तो स्वाभाविक है कि लोगों का सेंटिमेंट उनके लिए मायने नहीं रखता हो। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम्स को लेकर संगठन को मजबूती से हमने उसके और चुस्त किया है और साथ ही साथ पूरे राज्य के अंदर में हमने कोशिश ये की है कि हर क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित कर हमारे जितने भी मित्र दल हैं, उनके साथ में एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जहां-जहां पर कई जगह पे बागी उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि इन तीनों कांग्रेस, शरद पवार जी का एनसीपी और उद्धव जी की सेना, इन तीनों के साथ बेहतर समन्वय हम स्थापित करें। किसी प्रकार की अगर आपसी कोई इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सीनियर लेवल ऑब्जर्वर्स हमारे सब जगह पर हैं और कोशिश हमारी ये है कि एक बेहतर समन्वय के साथ में बिना किसी प्रकार के मत विभाजन को रोकते हुए और एक मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का और इस युति के गठबंधन का मुकाबला करें। लेकिन अविनाश जी जो इस बार के जो मुद्दे रहे हैं और जो आप ये कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र, मैंने तो माइक्रो मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर बहुत ही क्रूड भाषा में अगर इसे बोला जाए तो मैंने खुद इसी चैनल पर मैंने कम से कम 3 से 4 काउंटिंग एजेंट्स के इंटरव्यूज किए थे पब्लिक इंडिया पर ही, और जिन काउंटिंग एजेंट्स ने बताया था कि किस तरीके की धांधलेबाजी बीजेपी ने की है, पूरे मैंडेट को चुराया गया लास्ट मोमेंट पर। तो क्या उसका डर है और उस चीज को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? अगर इसी तरीके की चोरी, मैंडेट की चोरी अगर बीजेपी करती है तो फिर क्या होगा? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी तो कुछ नहीं कर पाएगी और अगर अदालत में भी आप जाएंगे तो इतनी जल्दी सुनवाई नहीं है। देखिए इस समय में जो भी मानदंड पिछले चुनाव से विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी संवैधानिक संस्था इस समय में देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारी सभी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर है। अब वो जितने भी जिम्मेदार संवैधानिक संस्था हैं, जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर काम कर रही हैं और जिस प्रकार से उनके हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही हैं, तो लोगों का विश्वास धीरे-धीरे इस सरकार से और संवैधानिक संस्थाओं की निष्ठा पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कायम हुआ है। कोशिश तो ये है कि लोगों में जन जागृति हम पैदा करें और इसके लिए हम सभी माध्यमों का एक सही उपयोग करते हुए लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे उम्मीदवारों के बीच में एक जन जागृति पैदा कर जितना हम इसे रोक सकते हैं। हमारे बूथ स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हैं, हमारे विभागीय स्तरीय इंटरैक्टिव प्रोग्राम शुरू हैं, मसलों पर, मुद्दों पर रोज की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। बेहतर हम कोशिश कर रहे हैं कि अब
अपनी योजनाओं को, अपनी सोच को, अपना हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसे सही रूप से लोगों के सामने रखें, जो कि लोग बहुत उत्साह के साथ में उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। और इसके चलते हुए लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो चुनाव होता है, उस चुनाव के पर्व में स्वाभाविक है कि इसे हम उत्सव कहते हैं, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत ही पावन पर्व हम मानते हैं। हमारी कोशिश है कि इसमें हम सही तरीके से लोगों के सामने बेबाकी से, बिना किसी डर के हम सामने जाएं और उनका विश्वास हासिल करें। यही मैं समझता हूं कि ये सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन जो लास्ट मिनट पर बीजेपी खेल करती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो मैंने हरियाणा में जो काउंटिंग एजेंट्स ने बताया मेरे जी, इंटरव्यूज में, वो यही था कि कभी ईवीएम खराब हो जाएगी, कभी ईवीएम को जानबूझकर रोक दिया जाता है, फॉर्म 17C में डेटा ठीक से नहीं मिलता। चुनाव आयोग से आप बोलते रहिए, आपने देखा कि चुनाव आयोग किस तरीके का जवाब देकर और उन चीजों को डील नहीं करना चाहता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद बाकी प्रश्नों पर आऊंगी कि अगर इसी तरीके का खेल बीजेपी करेगी तो क्या फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी इस चीज को ऐसे ही हाथ मलकर देखती रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमने बहुत ही मुस्तैदी के साथ में हर स्तर पर आपने जो मतदान सूची से लेकर ईवीएम और साथ ही साथ में उसमें करने वाली गड़बड़ियों को लेकर जो मिसालें आपने पेश की, ये बहुत ही सामान्य सी और इसमें नहीं होगी, ये तो आप नहीं मानिए कि इस बार भी वो कोशिश नहीं करेंगे। उनकी भरसक कोशिश है कि कुछ विशेष समुदाय की क्षेत्रों में लोगों को आतंकित कर पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन्हें आतंकित किया जाए, रोका जाए, मतदान स्लो हो, ईवीएम के नाम पर लोगों को बहकाया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर हमारी कोशिश है कि हम इसमें हमारे स्थानीय स्तर पर जो हमारे नेता और बूथ एजेंट वहां पर हैं, उन्हें बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण देकर, चाहे 17C फॉर्म हो, और उसके साथ-साथ में ऑब्जेक्शंस के लिए हमारी लीगल जो टीम है, इसका नेटवर्क हमने 288 ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर, और हमारी कोशिश ये है कि 1000 से ज्यादा हमारे सेंटर्स में लीगल टीम रहेगी, जो कि ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की नजर में हर बूथ पर होने वाली गड़बड़ियों को समय रहते हुए उनके नोटिस में लाएगी, और उसके चलते हुए केंद्रीय स्तर पर जो हमारा वॉर रूम है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वहां से तुरंत इलेक्शन कमीशन को उसके सपोर्ट में हम अपनी अपील करेंगे, दलील करेंगे, और हमें विश्वास है कि इतनी मनमानी हम परवाह नहीं करेंगे कि चाहे हमें जो भी करना पड़े, लेकिन सही तरीके से न्यायिक रूप से इस चुनाव में एक हमें लोगों का समर्थन जो है वो सही रूप से मतदान पेटी के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से इस लोकतंत्र को मजबूत करे, ये हमारा प्रयत्न आखिरी दम तक के रहेगा। यानी कि जो हरियाणा में जो चोरी का एलिगेशन लग रहा था, तो उस तरीके की चोरी के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और हरियाणा का रेपिटेशन हम महाराष्ट्र में नहीं देखेंगे। निश्चित रूप से कोशिश तो हमारी यही है, क्योंकि प्रशासन भी चाहता है कि आने वाला की सरकार हमारी है, भले ही वो कोशिश कर लेंगे किसी प्रकार से इसे वो हमारे हाथ से छीनने की कोशिश तो करेंगे, इतना आसान नहीं है। चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सभी जगह पर आज भी जो गतिविधियां और वो चल रही हैं, जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है, आप सब, पूरा देश देख रहा है, मीडिया के माध्यम से आप लोग भी जन जन तक इस चीज को पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक भी है कि जहां पर इस देश के प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी और अन्य जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा काम यही है, और हम काफी तैयारी के साथ लोगों को सही दिशा, सही कार्यक्रम, सही प्रोग्राम बताने की हमारी कोशिश होगी। और हमें विश्वास है कि जो तैयारी हमने की है उसमें निश्चित रूप से चाहे सरकारी यंत्रणा हो या लोगों के बीच में, इतना आसान नहीं होगा यहाँ गड़बड़ करना। अब मुद्दों पर आते हैं। अभी आपने भाषा का जिक्र किया कि किस तरीके की शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अब क्या कहेंगे, भाषा का लेवल तो मुझे लगता है कि और गिरता जा रहा है। योगी जी की शुरुआत योगी जी ने कर दी थी और वो एक ओवरशैडोइंग थीम बन गया है, कटोगे बटोगे, उसका पर्यायवाची एक तरीके से निकाल लिया प्रधानमंत्री ने और कहा कि एक है तो सेफ है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से अखबारों में इसका इश्तिहार निकल रहा है। क्या कहेंगे चुनाव आयोग की भूमिका पर? अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई इसको लेकर शिकायत, चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान लिया हो। आप लोग किस तरीके की तैयारी इस चीज को जूझने के लिए कर रहे हैं? नीलू जी, एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक
पर्टिकुलर विशेष पार्टी के और वर्तमान सरकार की एक कठपुतली के रूप में और उसकी ही एक सेल के रूप में, उसकी ही एक बी टीम के रूप में कार्य कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी होती है कि लोगों के बीच में एक विश्वसनीयता कायम करे। इस प्रकार के कृत्य लोगों की विश्वसनीयता हमारी संस्थाओं के ऊपर से कमजोर कर रही है। और ऊपर से जैसा आपने जिक्र किया कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जो कर रहे हैं, जिस प्रकार का सफेद झूठ अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म से और लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप वो कर रहे हैं, ये लोग अब भली भांति जान गए हैं। लोग समझ रहे हैं कि उनकी भाषा से हटकर और उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है अब लोगों को समझने आने लगा है। चाहे वो इस देश के लोगों को रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए लाने की बात हो, चाहे किसानों को दुगनी आमदनी दिलाने की बात हो, किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए। और भाषा जो है ये भी उनकी सोची समझी रणनीति के चलते हुए वो इस चीज से लोगों का ध्यान और लोगों के बीच में चर्चा से उन्हें मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। वो भटकाना चाहते हैं आज के जो आसमान को छूती हुई बेरोजगारी से। आज जिस प्रकार की महंगाई का सामना एक जन सामान्य कर रहा है, मैं समझता हूं कि एक मध्यम वर्गीय और सभी वर्ग के लोगों को ये दुश्वार हो गया है कि वो अपनी 2 टाइम की रोटी 30 दिन तक बराबर चलाएं। साथ ही साथ इस भाषा के माध्यम से वो चाहते हैं कि लोग हिंदू, मुसलमान, कुरान, गीता, रामायण इस पे चर्चा करें, ना कि किसी विकास के कार्य पर और ना ही किस उस मुद्दे पे जो कि जनजीवन को स्पष्ट रूप से छूती है या उन्हें उसका बुरा असर महसूस हो रहा है। लेकिन अविनाश जी, आपके हिसाब से क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के? क्योंकि अगर बीजेपी की आप चुनाव में देखें तो वो कहेंगे कि देखिए कांग्रेस तो संविधान विरोधी है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया। फिर वो शाही परिवार की बात करने लगते हैं, फिर एक है तो सेफ है की बात करने लगते हैं। मुद्दे मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दों पर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चुनाव लड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी है, वो संविधान की बात कर रहे हैं कि भाई संविधान आपका संविधान को हटाना चाहती है बीजेपी। जी। सबसे पहले तो मैं कहूं कि महाराष्ट्र की अस्मिता ये यहाँ का सबसे ज्यादा इमोशनल और यहाँ के लोगों के का प्राइड ये यहाँ का सबसे पहला मुद्दा है। जिस प्रकार से खरीद फरोख्त के माध्यम से एक लोकप्रिय सरकार को खुले रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर कर उन्हें आतंकित किया गया और मजबूर किया गया कि वो सरकार को गिराएं, तो इससे यहाँ के लोगों की भावना को और जो लोकतंत्र पर और यहाँ की अस्मिता पर ज्यादा गर्व करते हैं, उनको एक सबसे बड़ा धक्का और चोट लगी है। तो सबसे पहला तो मैं कह दूं कि यहाँ की महाराष्ट्र की अस्मिता को पुनः स्थापित करना और पुनः महाराष्ट्र के गौरव को स्थापित करना, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और यहाँ का जो एक सामाजिक गर्व जो महसूस करते हैं उसे रिस्टोर करना, उसे पुनर्स्थापित करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ साथ में आपने गौर किया होगा कि पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और सभी शीर्ष नेतृत्व मिलकर यहाँ पर एक 5 गारंटीज जो हैं, 5 लोगों को 5 गारंटी का आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो प्रमुख रूप से इन 5 गारंटियों पर हम काम करेंगे, जिसमें सबसे पहला महिला सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और साथ ही साथ एक उनके आत्मनिर्भरता का उन्हें गर्व से आत्मनिर्भर बनाने का ये एक हमारा पहला संकल्प है, जो कि लोगों ने, जनता ने और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति ने बहुत सप्रेम स्वीकार किया है। साथ ही साथ यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। देखिए, आज जिस प्रकार से पूरे देश में किसानों की दुर्दशा हो रही है, महाराष्ट्र का किसान उससे अछूता नहीं है। चाहे वो सोयाबीन का किसान हो, चाहे कपास कॉटन का किसान हो, चाहे प्याज का किसान हो, अंगूर का किसान हो, हमारे संतरे वाला किसान हो, इन सभी जगह पर जिस प्रकार से आज उनकी आर्थिक स्थिति बुरी हुई है, ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है।
कांग्रेस ने एक एमएसपी के का आश्वासन ही नहीं बल्कि कल माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सोयाबीन को लेकर और इस चीज की घोषणा की है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो सोयाबीन का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम हम किसानों को देंगे। साथ ही साथ यहाँ के कॉटन जो कपास के किसान हैं, जो कि यहाँ की मेन हमारे विदर्भ रीजन का जो मेन कैश क्रॉप है, साथ ही हमारे प्याज जो है उसकी इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर उन्हें छला गया है। जिस प्रकार से यहाँ के इन गन्ना किसानों के मुद्दे से भी हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र और हमारे मराठवाड़ा के किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो किसानों को एमएसपी के माध्यम से उन्हें सुदृढ़ और उनके जो उनके उत्पाद उनके जो उत्पन्न है, उनका जो कृषि उत्पन्न है, उसे सही कीमत मिले और साथ ही साथ एक सुविधाजनक रूप से उन्हें सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर आदि की प्राप्ति हो। और बात होगी अविनाश जी, ये तो किसानों की बात हो गई, लेकिन जो एक मुद्दा है कि महाराष्ट्र के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको गुजरात भेज दिया जाता है, और उसको एक नहीं कई जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा। एमके स्टालिन ने इस चीज को रेज की। कल रेवंत रेड्डी को मैंने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने बोला। और ये कितना बड़ा मुद्दा है कि महाराष्ट्र के अकेला व्यवहार हो रहा है। जी देखिए, महाराष्ट्र में इस समय में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की अस्मिता को धक्का लगा, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है कि महाराष्ट्र के अंदर में यहाँ के उद्योगजनों, सफल उद्योगजनकों को देखते हुए और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे वो कॉरपोरेट के प्रोजेक्ट हों, बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट हों, इन सभी को चुन चुन कर विदर्भ से, मराठवाड़ा से, बंबई से, थाना से इन प्रोजेक्ट्सों को खुले रूप से उठाकर और गुजरात की ओर लेके गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से यहाँ के इन्वेस्टमेंट से यहाँ के छोटे उद्योगों को जो व्यापार मिल सकता था, जो यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो सकता था, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी संभावना जो यहाँ के अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती थी, यहाँ के युवकों को रोजगार दे सकती थी। इससे यहाँ की जनता, सामान्य जनता और युवक बुरी तरह से आहत हैं। और स्वाभाविक है कि सरकार में आने के बाद में हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आकर्षित करें, ताकि यहाँ के युवकों को, यहाँ के छोटे उद्योगों को एक से एक बेहतर उद्योग मिले। और जो हमारा एक हमेशा गौरव रहा है महाराष्ट्र का एक अग्रिम उद्योजक और अर्थव्यवस्था में एक योगदान देने वाले राज्य के रूप में, उसे हम पुनर्स्थापित करें। एक बड़ा खुलासा जो अजीत पवार ने अभी किया कि अदानी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे अमित शाह के साथ, जिसमें कि एनसीपी और बीजेपी के बीच में तालमेल बनाने के लिए, और इस चीज को लेकर ये बिल्कुल साफ रहा कि एक तरीके से अदानी ही सरकार बनवाते हैं और तोड़ते हैं। उस चीज का खुलासा एक तरीके से अजीत पवार ने कहा, और शरद पवार ने भी उस चीज को कबूला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। इस घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट आप चुनाव में देखते हैं? क्या अदानी ही इस बार चुनाव करा रहे हैं? असली चुनाव क्या अदानी लड़ रहे हैं इस बार महाराष्ट्र में? बीजेपी नीलू जी, माननीय राहुल गांधी जी के वक्तव्यों को अगर आप गौर करें तो पिछले 10 वर्षों से माननीय राहुल गांधी जी इस देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सरकार कौन चला रहा है वास्तविकता में, और इस देश के प्रधानमंत्री किन लोगों के कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, ये बार बार उन्होंने हर प्लेटफॉर्म से, चाहे लोकसभा हो या जनता के बीच का जनसभा हो, इन सभी सभाओं के अंदर में लोगों को जागृत और लोगों को आगाह करने का कार्य हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी समय समय पर करते रहे। लेकिन उनकी इन बातों को लोगों तक एक मजाक के रूप में कहलाने की कोशिश, असफल कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की, आज उनका एक एक वक्तव्य अगर आप देखें तो वो जनता के सामने खुलकर सामने आ रहा है। चाहे इन्वेस्टमेंट यहां से ले जाने की बात हो, चाहे सरकार आज कौन चला रहा है, जितनी आर्थिक नीतियां बन रही हैं वो किसके इशारों पर बन रही हैं, उन उद्योग घरानों को, परिवारों के को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। आज बंबई के अंदर में लाखों करोड़ों रुपए की जमीन मट्टी मोल भाव से अदानी को दी जा रही है। ये यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था और देश के जितने भी हमारे खनिज और हमारे जो वो हैं, उन्हें जिस प्रकार से दोनों हाथों से अदानी जी हो, अन्य हमारे उद्योग परिवार हो, उनको लुटाया जा रहा है। देश की जनता इस चीज को देख रही है और आप इस चीज को मान कर रखिए
कि ये सरकार बदलने जा रही है और इस सरकार के बदलने के बाद ना ही सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत जल्दी स्थापित होगी और इन सब कुकृत्यों को ठीक करते हुए जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता के लिए के भलाई के लिए, जनता के सुख चैन और उनके बेहतरी के लिए जो कार्यक्रम हम बनाएंगे, ये कुछ चंद दिनों की बात है, लेकिन इस देश की राजनीति में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में एक भारी परिवर्तन होने जा रहा है और इसके चलते हुए जितनी भी ये मनमानी है और मेजोरिटिज्म के नाम पर, अपने बहुमतता के नाम पर जो एक घमंड और लोगों के ऊपर में मनमानी तरीके से अपने कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अदानी ने इस बार पूरी ताकत महाराष्ट्र के चुनाव में झोंक दी है। तो अब अगर अदानी ने पूरी ताकत झोंक दी है तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कैसे पार पाएगा? उनके पास तो पैसा है, सत्ता साथ में है उनके, और पूरा चुनावी तंत्र तो बीजेपी के साथ में है ही है, तो फिर कैसे पार पाएंगे? जी देखिए, यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बेहतर खूबसूरती है। लोकतंत्र में बड़ी से बड़ी सत्ता को यहाँ की जनता ने अपने उंगली के एक वोट से पहले भी बदल चुकी है, इसका इतिहास है। बड़े बड़े घमंडी सत्ताधारी देश के अंदर में आए, बड़े बड़े उद्योजक आए, अंग्रेज भी यहाँ पर रहे जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता ये बहुत ही जागरूक यहाँ की जनता है और वो लोकतंत्र के चलते चलते जिस लाल किताब का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही हास्यास्पद तरीके से करते हैं और जिसे हाथ में लेकर माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में उसके सम्मान के लिए, उसे बचाने के लिए आज रण कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है और इस संविधान के चलते हुए, इसकी सुरक्षा करते हुए हम अदानी जी और उनके साथ में जुड़े हुए इसी प्रकार के बड़े बड़े विचारक इससे पहले भी आए, इन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अविनाश जी, लेकिन जो आपने संविधान का जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस ने उसको लाल किताब बताया, और अगर कोई बीजेपी संविधान को लाल किताब बताती है तो क्या हम ये माने, और आपके नजरिए से मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि लाल किताब संविधान को कहना मतलब कि बीजेपी अब ध्वस्त है महाराष्ट्र में? आपने बिल्कुल सही कहा। ये जिन विचारों को लेकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर कार्य करती है, ये वही विचारधारा है जिसने 1925 के बाद में और आजादी के बाद में इस देश के तिरंगे को मानने से इनकार किया था। आप सबको पास में इसकी जानकारी है कि उनके जो मूल उनके गुरु पक्ष है, जो उनका आरएसएस है, वहां पर कई वर्षों तक के तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था। जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं उस संविधान को वो उन्होंने कभी भी नहीं माना और ऐसी परिस्थिति में आज दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को बहकाकर, फुसलाकर इस देश के अंदर में एक नई विचारधारा को और इस देश के इतिहास को, इसकी संस्कृति को, इसकी मान्यताओं को वो बदलना चाहते हैं, जो इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी हमारे जितने भी इतिहास गवाह है कि आक्रांता आए, उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने की कोशिश की, लेकिन बदलते बदलते उन्हें ही बदलना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान की जड़ें, इसकी संस्कृति, इसकी मान्यता, सोच इतनी गहरी है कि इसे बदलना या सोचना भी बहुत, मैं समझता हूं कि मुश्किल है। आपके मुताबिक कितनी सीटें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को आ रही हैं, कितनी कांग्रेस को आ रही हैं? आपका एक अंत में आकलन लेना चाहती हूँ। नीलू जी, आज अभी भी 5 दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर मैं 288 सीटों के साथ में अगर मैं संपर्क में हूं और जो मैं महसूस करता हूं एक बदलाव की राजनीति को, तो उसके चलते हुए मैं कह सकता हूं आज की तारीख में मैं महसूस करता हूं कि 178 सीटों से ज्यादा सीटों पर हम एक कंफर्टेबल स्थिति में हैं, जहां पर एक बहुत मजबूती के साथ हम इस सरकार को स्थिरता दे सकेंगे। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? आप महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का ये फिगर बता रहे हैं कि 178 सीटों पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है आपके हिसाब से, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं? जी अविनाश जी।
जी, मैंने आपसे कहा कि आज की तारीख में रुझान में मैं स्पष्ट रुझान जो देख रहा हूँ, उसके अलावा भी करीबन 22 से 25 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश सीटों पर बहुत अच्छी चुनौती और लड़ाई के बावजूद भी 178 से ज़्यादा सीटों पर स्पष्ट रूप से एक रुझान दिख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव के तारीख तक लोगों का विश्वास हासिल करते हुए इसमें और बढ़ोतरी करें। यही मेरे ख्याल से यही आपका प्रश्न था ना? नहीं, मैं पूछ रही थी कि क्या कांग्रेस का भी आकलन आप करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? बस लास्ट में ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस महाराष्ट्र के इस 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनकर आएगी। इसकी संख्या जो है अन्य सभी दलों के मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर और लोगों का विश्वास हासिल करेगी। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर थैंक यू। जॉइनिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलू जी। थैंक यू। थैंक नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।